हम किस तरह से अपनी जीवन शैली बनाएं ताकि हम आरोग्यवान बन सके। कहते हैं हमारे शास्त्रों में 7 तरह के सुख बताए हैं जो आपने सुने होंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पांचवा सुख घर का वास, पांचवा सुख क्या है? घर का वास। छठा सुख है अच्छा पड़ोसी पास, अच्छा पड़ोसी पास। और 7वां सुख है मित्र घनेरे। ये 7 सुख है सबसे अनेरे। इसके बारे में हो सकता है कोई 1-2 पॉइंट आगे पीछे किसी ने सुन रखे होंगे, पर मुख्य रूप से जो मुद्दे की बात यही है कि पहला सुख निरोगी काया, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, शरीर आरोग्यवान रहना चाहिए, शरीर हृष्ट पुष्ट रहना चाहिए, ताकि अगर शरीर स्वस्थ है तो आगे की सारी गतिविधियां अपने आप हमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर शरीर बीमार है, मन में बेचैनी है, भीतर में अप्रसन्नता है, तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, हमें किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, किसी के साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी गतिविधि संपन्न करना हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमारे ज्ञानियों ने कहा है कि हमें इस शरीर को हमेशा स्वस्थ और आरोग्यवान बना करके चलना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर है, इसी के माध्यम से हम धर्म अध्यात्म साधना की यात्रा संपन्न कर सकते हैं। तो जीवन की हर गतिविधि इसी शरीर के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो यह शरीर हमारा स्वस्थ और लचीला होना आवश्यक है। अपनी बात की शुरुआत एक घटना से करना चाहूँगा जो मैंने गुरुदेव श्री के मुख से सुनी है। और घटना ये है कि एक गांव में एक डॉक्टर साहब आए और उन्होंने अपना क्लिनिक खोला। तो क्लिनिक का उद्घाटन रखा गया, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो गांव के एक बुज़ुर्ग दादाजी ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आपका ये क्लिनिक यहाँ पर तो चलने वाला नहीं है। ये सुन करके डॉक्टर साहब चौंके, क्यों? यहाँ पर क्यों नहीं चलेगा? क्यों यहाँ पर लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? तो बुजुर्ग दादाजी ने कहा, दरअसल हमारे गांव के लोगों की यह आदत है, शुरू से ही हमारे यहाँ पर यह परंपरा चली है कि सभी लोग सुबह जल्दी जग जाते हैं। सभी लोग सुबह जल्दी जग जाते हैं, सूर्योदय से 1 घंटा पहले जग जाते हैं। सुबह उठ करके नहा करके धो करके फ्रेश होकर के सुबह से वे योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं। दिन में अच्छी तगड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और सात्विक और श्रेष्ठ भोजन लेते हैं, दूसरों के सुख दुख में काम आते हैं और समय पर वापस सो जाया करते हैं। तो हमारे गांव के लोगों की शैली है वो बहुत ही शुद्ध है, खान पान सब व्यवस्थित है, रहना जीना सब व्यवस्थित है, इसलिए यहाँ पर कोई बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब को बात जची नहीं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन डॉक्टर साहब ने देखा कि एक अर्थी वहाँ से जा रही थी उनके क्लिनिक के आगे से और उन्होंने सुना कि ये व्यक्ति बीमार होकर के मर गया। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये सुना तो डॉक्टर साहब ने उन बुजुर्ग दादाजी को बुलाया और कहा कि दादाजी आपने कहा था ना कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई नहीं मरता। तो दादाजी ने, मैंने ये थोड़ी कहा कि यहाँ पर कोई मरता नहीं है, जो आया है वो तो जाएगा ही, जो आया है वो तो जाएगा ही। लेकिन मैंने ये कहा था कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर का ना, देखो ये अभी जो अर्थी गई, लोग कह रहे थे कि बीमार होकर के मरा। तो दादाजी ने कहा, दरअसल ये आदमी हमारे गांव का नहीं है ये आदमी हमारे गांव का नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कौन है? तो बुजुर्ग दादाजी ने कहा, दरअसल हकीकत ये है कि आपसे पहले भी एक डॉक्टर आया था यहाँ पर उसने भी यहाँ पर क्लिनिक खोला था। तो मैंने उनको भी यही सुझाव दिया था कि आपका यहाँ पर क्लिनिक चलने वाला नहीं है। वो बात नहीं माने और उनका क्लिनिक चला नहीं, टेंशन हावी हो गई और इतनी टेंशन हो गई, टेंशन में वो चल बसे, वो उन्हीं की अर्थी जा रही थी। तो ये हालांकि घटना तो मजाकिया ही है, ठीक है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जीवन शैली व्यवस्थित होती है तो मानकर चलिए हमारे बीमार पड़ने के चांस नहीं के बराबर होते हैं। हम जब तक जीते हैं स्वस्थ होकर के जीते हैं। तो जब हम इस धरती पर आए थे तो स्वस्थ होकर के आए थे कि बीमार होकर के आए थे? स्वस्थ होकर के आए थे। और हम क्या चाहते हैं, जब हम इस दुनिया से जाएं तो बीमार होकर के जाएं कि स्वस्थ होकर के जाएं?
स्वस्थ होकर के जाएं। तो हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है कि परमात्मा ने स्वस्थ बनाकर भेजा है तो हमें वापस स्वस्थ होकर से ही इस दुनिया से जाना चाहिए। तो होता ही है कि हम लोग जीते तो ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। हम लोग जीते कैसे हैं? जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मर ऐसे जाते हैं कि कभी जिए नहीं। तो हमारी ज़िंदगी इस तरह की होती है। लेकिन संबोधि साधना के मार्ग पर हमने कदम बढ़ाए हैं। यहाँ हमने साधना का मार्ग सीखा है, ध्यान का मार्ग सीखा है, योग का मार्ग सीखा है, गुरुजनों के सानिध्य में रहकर हमने जीवन जीने की कला सीखी है। तो आज के बाद हमारा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि मैं तन से भी स्वस्थ रहूँगा, मन से भी स्वस्थ रहूँगा और आत्मा से भी स्वस्थ रहूँगा। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, प्रसन्न रहो ज़िंदगी में। तो गुरुजनों की सबसे पहली सीख यही दी जाती है कि हम हर समय व्यस्त रहें और हर हाल में मस्त रहें। यहाँ का ये सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ा फॉर्मूला लोगों को जीने की कला के नाम पर यही सिखाया जाता है कि हम हर हाल में खुश रहें, हर हाल में प्रसन्न रहें, हर हाल में मस्त रहें। लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती में। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए बात तो बहुत सरल है कि लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती में, लेकिन जब ज़िंदगी में हम रूबरू होते हैं, कुछ दो चार उल्टी सीधी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है तो हमारा दिमाग भारी हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, परेशान हो जाता है, और जिसके चलते हम अस्वस्थ और अप्रसन्न महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन में ये लक्ष्य है, हमारा मन है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, 2-4 दिन उसका असर रहेगा, लेकिन फिर हम वापस अपने आप को सहज करने में सफल हो जाएंगे। तो अभी WHO की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया कि 7 बीमारियां हैं जो विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नंबर 1 है BP की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी। दूसरी है डायबिटीज़ की बीमारी। दूसरी क्या है? डायबिटीज़ की बीमारी। ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ तो यानी कि एकदम जैसे बुखार की तरह कैसे होते हैं, जैसे पहले बुखार आता था वैसे ही आजकल ये चीज़ें हो गई है। और तीसरी बीमारी बताई है हार्ट अटैक की बीमारी। आजकल हार्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो बुज़ुर्गों को आते हैं, आजकल जवानों को भी खूब आ रहे हैं। बुज़ुर्ग तो फिर भी बच जाते हैं, पर जवान तो एकदम फटाका फूट जाता है। और चौथी बीमारी है कैंसर की बीमारी। अब कैंसर भी जैसे एक आम बीमारी होती जा रही है, हर गली में कोई ना कोई कैंसर वाला पेशेंट मिल ही जाता है। और 5वां है मोटापे की बीमारी, मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। 6ठा है घुटनों की घिसने की बीमारी, घुटने आप सब लोगों के घिसते जा रहे हैं। और 7वां है भूलने की बीमारी, भूलने की आदत भी बढ़ती जा रही है, स्मृति हमारी ठीक रह नहीं पा रही है। तो ये 7 जो बीमारियां हैं ये विश्व लेवल पर बढ़ती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण बताया है, पहला कारण बताया अव्यवस्थित जीवन शैली। पहला क्या कारण है? अव्यवस्थित जीवन शैली, जिसका मतलब है कि ना तो सुबह उठने का कोई नियम है, ना सोने का नियम है, ना खाने का नियम है, ना काम करने का नियम है। सब उलट पुलट हो गया है। मन मर्जी उठते हैं, मन मर्जी सोते हैं, मन मर्जी खाते हैं, मन मर्जी जीते हैं, करते हैं। कोई ज़िंदगी में एक रूटीन जो होना चाहिए, व्यवस्थित रूटीन, वो हमारा नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारा जो रूटीन है वो व्यवस्थित होना चाहिए। मुझे सुबह इतने बजे जगना है तो हर हाल में जगना है, रात को इतने बजे सोना है तो हर हाल में सोना है, इतने बजे खाना है तो खाना ही है, इतने घंटे काम करना है तो करना ही है, इतने घंटे मुझे मोबाइल को देने हैं तो देने ही हैं, इतने घंटे मुझे मनोरंजन के लिए देने हैं तो देने हैं, इतने घंटे मुझे परिवार के लिए देने हैं तो परिवार के लिए देने हैं। तो हर चीज़ हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए कि 24 घंटे में मुझे क्या क्या काम करना है। जैसे ये मेरे पास 12 तरह के काम हैं, एक कागज़ पर हमने नोट कर लिया कि ये मेरे पास 12 तरह के काम हैं जो मुझे डेली रूटीन में करने होते हैं। तो फिर उसके पर समय नियत कर दीजिए कि इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग में जो साइकोलॉजी है वो एक सिस्टेमेटिक सेट हो जाती है, दिमाग की साइकोलॉजी सिस्टेमेटिक सेट हो जाती है। तो उससे यानी कि हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल वॉच है या जो हमारे हार्मोन्स है वो सब व्यवस्थित बनते हैं। और अगर हम उलट पुलट कर देते हैं तो अंदर का भी बायोलॉजिकल वॉच गड़बड़ा जाता है। तो सबसे पहला हमें अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रखनी चाहिए। और नंबर 2 वो है कि हमारा जो खान पान है वो हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। बीमारी का दूसरा सबसे बड़ा कारण गलत खान पान, गलत खान पान, गलत खान पान, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है।
तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि मेहनत नहीं करना, मेहनत नहीं करना, व्यायाम नहीं करना। आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो यानी लग्जरी जैसी होती जा रही है, लग्जरी लाइफ स्टाइल होती जा रही है। काम दिनों दिन कम 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 होता जा रहा है और आराम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मशीनी का युग आ गया, मशीनीकरण हो गया, सब चीज़ें मशीनीकरण हो गई है। तो पहले सब काम हाथों से होते थे, लेकिन अब सब काम मशीनों से होते जा रहे थे, तो जिसके चलते हमारी जो शारीरिक मेहनत है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। तो खाना पीना तो सॉलिड है, वैसा का वैसा ही है, लेकिन मेहनत कम होती जा रही है। तो कम मेहनत की वजह से भी बीमारियां बढ़ती है। और चौथा जो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो इंटरनल है, वो है चिंता, तनाव, गुस्सा। ये यानी कि दिमाग में जो लोड की स्थिति है वो हर समय आजकल बढ़ी हुई रहती है। छोटी छोटी बातों पर चिंता बहुत जल्दी हावी हो जाती है, टेंशन हावी हो जाती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हमें आजकल आने लग गया है। तो ये चिंता, तनाव, गुस्सा, ये ऐसे इतने बड़े कारण हैं कि जिसके चलते हमारे भीतर में नेगेटिव हार्मोन ज़्यादा बनते हैं और उसकी वजह से हमारा शरीर का सिस्टम प्रभावित हो जाता है। तो किसी ज्ञानी ने बहुत अच्छी बात कही है कि चिंता उतनी ही कीजिए जिससे काम हो जाए, चिंता उतनी ही कीजिए जिससे काम हो जाए, इतनी भी मत कीजिए कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। और पांचवा जो कारण है वो देखते हैं आजकल प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और वनस्पति है, हरियाली है, वो कम होती जा रही है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं वायुमंडल को प्रदूषित करने का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और जो हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ नेगेटिव चीज़ें सांस के साथ चली जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और छठा जो कारण है वो है रसायनों का बढ़ता उपयोग। रसायनों का बढ़ता उपयोग यानी कि जो आजकल फलों में भी दवाइयाँ डाली जा रही है, सब्जियों में भी दवाइयाँ डाली जा रही है, धान में भी दवाइयाँ डाली जा रही है। तो दवाइयों का उपयोग पैदावार को बढ़ाने के लिए उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और अंतिम जो कारण है वो है आराम पसंद ज़िंदगी। कौन सी ज़िंदगी? आराम पसंद ज़िंदगी। तो ये मोटे मोटे जो कारण मुझे समझ में आए हैं पिछले स्वास्थ्य परिचर्चा के दौरान, तो अगर हम इन 6-7 बातों पर गौर करते हैं और कहीं पर अगर हमारी जीवन शैली में ये तत्व है, तो हमें धीरे धीरे इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज की दुनिया में हमें खुद को अपना डॉक्टर बना लेना चाहिए, हमें अपना खुद का डॉक्टर बना लेना चाहिए। क्योंकि जैसे आप कभी दूध लेने के लिए जाएंगे तपेले वाले के पास, कभी आप दूध लेने के लिए तपेले वाले के पास जाएंगे, तो आपको यानी कि जो दूध देगा वो भैंस का दूध देगा, लेकिन उसका जो घर है, उस घर के पास में जो गाय बंधी हुई है, तो उसको पूछोगे कि आप वो गाय का दूध क्यों नहीं दे, देसी गाय का दूध, तो वो कहेगा ये 2 गाय तो मैंने अपने घर वालों के लिए रखी हुई है, ये 2 गाय घर वालों के लिए। यानी कि वो खुद बंदा देसी गाय का दूध का उपयोग करता है और लोगों को भैंस का दूध देता है। और जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि सब करो, सब खाओ, पर दवाई जरूर खाओ, सब खाओ पर दवाई तो जरूर खाओ। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आज की दुनिया में हमें खुद का डॉक्टर बन जाना चाहिए। अगर हम खुद को ही व्यवस्थित कर लेंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही। जैसे आज हमने जिन सूत्र का पारण किया था, तप सूत्र में, तप सूत्र का पारण किया था, उसमें एक बहुत प्यारी गाथा आई थी, हिया आहारा मिया हारा अप्पा हारा। यानी भगवान ने कहा है कि जो हित मित अल्प आहार करते हैं उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद ही अपने डॉक्टर हुआ करते हैं, वो खुद ही अपने डॉक्टर हुआ करते हैं। तो बहुत प्यारी बात है। तो इसलिए मैं सबसे पहला निवेदन करूंगा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो गुरुदेव ने 7 सूत्र दिए हैं। ये 7 सूत्र आप अपनी लाइफ से जोड़ें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर बन सकती है। नंबर 1 है प्रॉपर डाइट, यानी सही संतुलित भोजन।
अगर हमारा भोजन सही संतुलित है, प्रॉपर डाइट है, तो मानकर चलिए आपकी ज़िंदगी हमेशा स्वास्थ्य से भरी हुई रहेगी, आरोग्य से भरी हुई रहेगी, हष्ट पुष्ट और शक्तिशाली बनी रहेगी। दूसरा सूत्र दिया है प्रॉपर एक्सरसाइज। दूसरा क्या है? प्रॉपर एक्सरसाइज यानी सही संतुलित व्यायाम, मेहनत। और तीसरा सूत्र है वो है प्रॉपर ब्रीदिंग। तीसरा क्या सूत्र है? प्रॉपर ब्रीदिंग यानी सही संतुलित प्राणायाम, श्वास का प्रयोग। और चौथा सूत्र है प्रॉपर मेडिटेशन। चौथा सूत्र क्या है? प्रॉपर मेडिटेशन यानी कि सही संतुलित ध्यान। और पांचवा सूत्र है प्रॉपर रिलैक्सेशन। पांचवा क्या सूत्र है? प्रॉपर रिलैक्सेशन यानी सही संतुलित विश्राम, सही संतुलित नींद। और छठा सूत्र है प्रॉपर थिंकिंग। छठा क्या सूत्र है? प्रॉपर थिंकिंग यानी सही संतुलित सोच। और अंतिम सूत्र है प्रॉपर लाइफ स्टाइल। सातवां क्या सूत्र है? प्रॉपर लाइफ स्टाइल। तो ये 7 सूत्र बहुत बेशकीमती सूत्र है। अगर इन 7 बातों को हम अपने जीवन से जोड़ते हैं तो मानकर चलिए आप तन से भी, मन से भी, प्राणों से भी, आत्मा से भी हमेशा स्वस्थ और शक्तिशाली बने हुए रहेंगे। अब इन 7 सूत्रों को हम सार रूप में समझते हैं 5 मिनट में। पहला सूत्र है वो है कि अपने जीवन में हमें पसीना बहाने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। क्या है? नंबर 1, पसीना बहाने की आदत जरूर होनी चाहिए। यानी कि मेहनत से आप जी मत चुराइए। मेहनत से आप जी मत चुराइए। WHO की रिपोर्ट आई है कि कम से कम हमें 75 मिनट से लेकर 150 मिनट तक, कितना? 75 मिनट से 150 मिनट तक हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि कम से कम हमारा पसीना शरीर का ज़रूर निकलना चाहिए। शरीर का पसीना जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि जब शरीर का पसीना निकलता है तो पसीने के साथ हमारे शरीर के नेगेटिव तत्व भी बाहर निकल जाते हैं, गंदगी भी बाहर निकल जाती है, रोग भी बाहर निकल जाते हैं। तो नंबर 1, पसीना बहाने की आदत रखिए। चाहे आप मॉर्निंग वॉक के द्वारा पसीना बहाएं, चाहे आप घर के काम काज करते हुए पसीना बहाएं, चाहे आप सुबह योगा करते हुए पसीना बहाएं, किसी न किसी रूप में पसीना जरूर बहाने की आदत रखिए। पसीना बहाने की आदत जरूर रखिए। एक दादाजी की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, लेकिन दादाजी बड़े हट्टे कट्टे, स्वस्थ, प्रसन्न, मस्त। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि दादाजी इस उम्र में भी आप इतने मस्त? तो दादाजी ने एक नुस्खा बताया कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो पति पत्नी के बीच में एक शर्त हुई थी, और शर्त ये हुई थी कि कभी हमारे बीच झगड़ा होगा और जो हारेगा उसको 5 किलोमीटर पैदल चल करके आना है। क्या? 5 किलोमीटर पैदल चल करके आना है। तो दादाजी ने बताया कि जानबूझकर मैं ही हारता हूँ, पत्नी से पंगा कौन ले। तो जानबूझकर मैं ही हारता हूँ और 5 किलोमीटर पैदल चल करके आ जाता हूँ। तो व्यक्ति ने पूछा कि आप चल कर आते हैं तो आप स्वस्थ हैं, तो दादी माँ कैसे स्वस्थ है? तो उन्होंने बताया कि दादी माँ मुझे पीछे देखने के लिए आती है कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो पसीना बहाने की आदत जरूर होनी चाहिए। किसी न किसी रूप में हम पसीना बहाएं, यानी कि मेहनत करते रहें। हमारे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया है कि पाँव गरम, पेट नरम और माथा रखो ठंडा। क्या है? पाँव गरम, पेट नरम और माथा रखो ठंडा। घर में आए बीमारी तो मारो उसको। तो पाँव गरम रखने का मतलब ये है मेहनत करना। पेट नरम रखने का मतलब है पेट को हल्का फुल्का रखना, और दिमाग को ठंडा रखने का मतलब है नो टेंशन। तो ये पहली आदत पसीना बहाने की। और दूसरी आदत वो है जल्दी सोना और जल्दी जगना। क्या है? जल्दी सोना और जल्दी जगना। जब व्यक्ति 50-60 साल के बाद की उम्र में आता है तब तो अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी ठीक कर लेता है, लेकिन जब ये यानी कि 25 साल से लेकर 50 साल के बीच में ये हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाती, तो ये नींव का समय है। अगर नींव ही गड़बड़ हो गई तो आगे का फ्यूचर तो गड़बड़ ही होगा। तो ये आदत हमें बचपन से ही हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए जल्दी सोने के लिए और जल्दी जगने के लिए। अंग्रेजों ने ये कहावत भारत वालों को देकर के गए हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज।
तो इसलिए क्योंकि सुबह जल्दी क्यों जगने का फायदा है कि सुबह का जो मौसम होता है, सुबह का जो वातावरण होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा हुआ करती है। सुबह सुबह वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक स्तर पर हुआ करती है। तो सुबह सुबह अगर जल्दी जग करके हम सुबह की प्राणवायु स्वीकार करते हैं तो हमारी भीतर की यानी कि 50% कोशिकाओं की व्यायाम और मालिश तो अपने आप ही उस प्राणवायु से ही हो जाती है। और तीसरा जो मैं निवेदन करूंगा वो है कि हमारा पोस्चर हमें सही रखना चाहिए। क्या पोस्चर? जैसे हम बैठते हैं तो बैठते हुए हमारा पोस्चर, खड़े हैं तो खड़े होते हुए हमारा पोस्चर, लेटे हैं तो लेटे हुए हमारा पोस्चर, ये हमारा पोस्चर सही रहना चाहिए। यानी कि जैसे हम बैठते हैं तो प्रायकर हमारी आदत ऐसे झुक कर के बैठने की होती है। जैसे चलते भी है तो हम ऐसे आगे से झुक कर के चलते हैं। जैसे लेटते भी है तो अनेक लोग उल्टे होकर के लेटते हैं, या फिर इस तरह से लेटते हैं हाथों को, जैसे कभी ऐसे रख देते हैं, कभी ऐसे रख देते हैं, तो किसी बॉडी के एक पार्ट पर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ रहता है। तो हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। बैठने का पोस्चर जहाँ तक हो सके हमें कमर को सहज सीधा रखना चाहिए, न तो हमें ज़्यादा एकदम अकड़ कर, न ज़्यादा लटक कर, सहज आराम से हमें सीधे बैठना चाहिए। जब चलें भी तो बिल्कुल लटक करके नहीं, सैनिक की तरह स्फूर्तवान होकर के चलना चाहिए। और जब हम लेटते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हमें सीधे हाथ की और हमें करवट लेकर के सोना चाहिए, क्योंकि हम सीधे हाथ की और करवट लेते हैं, यानी कि ये हमारा सूर्य स्वर है, ये हमारा चंद्र स्वर है। तो कहते हैं कि सोते समय हमारा सूर्य स्वर एक्टिव रहना चाहिए, तो उससे हमारे अंदर की जो गतिविधियां हैं वो सब व्यवस्थित चलेगी। तो इसलिए या तो हमें सीधे सोना चाहिए, या फिर हमें अगर करवट भी लेनी है तो उल्टे हाथ की और करवट लेकर के सोना चाहिए। और इस तरह से सोना चाहिए कि हमारे किसी भी पार्ट पर दबाव ना आए, ना हाथों पर दबाव आए, ना अंगुलियों पर दबाव आए, ना घुटनों पर दबाव आए, ना सिर पर दबाव आए। इस तरह से सोना चाहिए कि एकदम रिलैक्स होकर के सो पाए, क्योंकि हमें 6 घंटे सोना होता है। तो लगातार अगर किसी पार्ट पर दबाव आएगा तो 6 घंटे तक लगातार दबाव आएगा, और दबाव आएगा तो क्या होगा, वो कमज़ोर होगा। तो उससे कभी गर्दन में दर्द हो सकता है, कभी घुटनों में दर्द हो सकता है, कभी कमर में दर्द हो सकता है। तो लगातार उस पोजीशन में सोने से, तो इसलिए इस तरह से सोना चाहिए कि पूरी बॉडी रिलैक्स रहे, कहीं पर भी विशेष दबाव न आए, खिंचाव न आए। अब तीसरा सूत्र है खान पान में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1, सुबह का भोजन हमारा राजा जैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन प्रजा जैसा, और रात्रि का भोजन, शाम का भोजन बीमार या रोगी जैसा होना चाहिए। यानी कि सुबह हमें क्या लेना चाहिए भोजन में, तो फलाहार। सुबह हमें एक बड़ा बाउल भर करके जो मौसम के फल होते हैं, मौसम का फलाहार हमें ज़रूर लेना चाहिए। या रात को भिगोए हुए 10 ड्राई फ्रूट्स के पीस ज़रूर लेने चाहिए, या उसका पेस्ट बना करके भी आप ले सकते हैं। सुबह हम च्यवनप्राश स्वीकार कर सकते हैं। 1 गिलास देसी गाय का दूध, हो सके तो देसी गाय का दूध ही आप उपयोग करें। भैंस का दूध या विदेशी गाय का दूध भूल कर चुल कर भी उसका उपयोग न करें। और सुबह सुबह अगर खाली पेट चाय पीने की आदत हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें, या तो दूसरी तरह की, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं, काढ़ा या उकाली, ऐसी चीज़ ले सकते हैं। और चाय लेनी है तो दोपहर का जो समय होता है 4 बजे के आसपास, उस समय लिया करें। सुबह सुबह चाय अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अति उत्तम, क्योंकि कहते हैं कि चाय पीने से एसिडिटी बन जाती है, जो हमारी कब्जी का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। और दोपहर का भोजन सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद, दही, इसका आप उपयोग करें। और शाम को हल्का फुल्का दलिया, खिचड़ी, उबली हुई सब्जी। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर आपको कैसा सात्विक भोजन दिया जाता है, ऐसी भावना रखें कि घर पर भी हम ऐसा ही सात्विक भोजन स्वीकार करेंगे। और भोजन में हमें 3 सफ़ेद जहर से ज़रूर बचना चाहिए। 3 सफ़ेद जहर कौन से हैं? नंबर 1 नमक, नंबर 2 शक्कर, नंबर 3 मैदा। ये 3 सफ़ेद जहर है। तो सफ़ेद नमक की बजाय हमें सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, और शक्कर की बजाय हमें देसी शक्कर या गुड़ या मिश्री वाली, जो मिश्री होती है, मिश्री यानी
गुड़ है या शक्कर है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, और वो भी लिमिट में। ऐसा नहीं कि वो भी अनलिमिटेड प्लान नहीं हो जाए, वह भी लिमिट में यूज़ करें, और मैदे से बचना चाहिए। तीसरा आगे बताया कि 3 काले जहर है। 3 काले जहर, नंबर 1 तो चाय, नंबर 2 कॉफ़ी, और नंबर 3 कोल्ड ड्रिंक्स। ये 3 क्या है? काले जहर है, तो इनसे भी हमें बचना चाहिए। 3 लाल जहर है, नंबर 1 मांस, नंबर 2 मिर्च मसाले, और नंबर 3 शराब। ये 3 लाल जहर है। इन तो यानी कि मांसाहार और शराब का तो हम उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन मिर्च मसालों का भी हमें संयमित उपयोग करना चाहिए। और 3 फूड है, 3 फूड से बचना चाहिए। नंबर 1 फास्ट फूड, नंबर 2 जंक फूड, और नंबर 3 पैक्ड फूड, पैकिंग वाला। तो आजकल पैकिंग का ज़माना है, तो हर चीज़ पैक्ड मिल जाती है, तो घर पर बनाने की आदत हमारी छूटती जा रही है। तो प्लीज़ ये भी हमारे लिए घातक है, तो हमें इनसे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। विज्ञापनों के जाल में ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। विज्ञापन आते हैं, अट्रैक्टिव विज्ञापन आते हैं, और ऐसा लगता है कि अरे वाह ये तो चीज़ शानदार है। हकीकत ये है कि जो लोग विज्ञापन करते हैं ना, वो खुद ही उन चीज़ों का उपयोग नहीं करते लेकिन उनको पैसे मिलते हैं, तो पैसे के नाम पर तो सब चलता है, सब बिकता है। तो इसलिए विज्ञापनों के जाल में भी ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। जो चीज़ सही हो उसी का ही हमें उपयोग करना चाहिए। एक सूत्र और दे देता हूँ कि 15 दिन में एक बार व्रत जरूर करना चाहिए। 15 दिन में एक बार व्रत या उपवास जरूर करना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो 15 दिन में एक बार, यानी कि एक दिन, यानी कि हम केवल दिन में एक बार ही भोजन लेंगे, या फिर केवल फलाहार करेंगे, या केवल लिक्विड लेंगे, या केवल जल का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से जब अंदर की मशीन को एकदम फ्री, उसको यानी रिलैक्स मिल जाता है, तो वो अंदर में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने का उसको समय मिल जाता है। नहीं तो उसको ठीक करने का समय नहीं मिलता। सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, शाम भी खा रहे हैं, रात भी खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और हमारी सारी मशीन उसी में ही व्यस्त हो जाती है। तो उसको फ्री होने का, अंदर की कल पुर्जे जो ढीले हो गए हैं उनकी मरम्मत करने का तो वक्त ही नहीं मिल पाता है। और एक सूत्र है, पानी पीते समय हमें कुछ बातों का विवेक रखना चाहिए। तो इतनी सारी बातों को हम फॉलो कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, लेकिन सार रूप में जो मैं बता देता हूँ कि नंबर 1, भोजन करने के बाद 1 घंटे तक पानी हमें भूल चूक करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के बाद वो पचना शुरू होता है, अंदर आग जलती है, भट्टी जलती है, और अगर हम उसके ऊपर ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारी आग बुझ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, भोजन का सही पाचन नहीं हो पाता है। तो भोजन करने के कम से कम 1 घंटा बाद ही हमें जल का सेवन करना चाहिए। और लगता है कि इमरजेंसी है तो हमें गुनगुना या गर्म पानी थोड़ा सा हम उपयोग कर सकते हैं। और नंबर 2, जब भी पानी पिए तो बैठ कर के पीने की आदत रखें। कैसे? बैठ करके पानी पिए। अगर हम खड़े खड़े पानी पिएंगे, गट 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 गट, तो मान के चलिए आपके घुटनों में दर्द होना तय है, आपके घुटने खराब होना तय है। तो जब भी बैठें, बैठ करके पानी पिए और धीरे धीरे पानी पिए, ऐसे नहीं गट 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 गटागट। फास्ट जमाना है तो हम सब फास्ट फास्ट करने में लग जाते हैं। और तीसरा है, जैसे कल भी बात आई कि फ्रिज के पानी से बचें। गर्मी में मटके का पानी और सर्दी में तांबे का पानी, ये पीने की आदत रखें। और सुबह सुबह जो ऊषा पान की बात आती है, तो सुबह सुबह हमें गुनगुना पानी 1 गिलास 2 गिलास जरूर पी लेना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि जब हम पानी पी लेते हैं तो जो अंदर, जब हम फ्रेश होते हैं तो अंदर का पूरा माल बाहर निकल जाता है। उसके पीछे ये लक्ष्य और ये टारगेट होता है। बस अंतिम रूप में यही निवेदन है कि जहाँ तक हो सके घर की शुद्ध, ताज़ी, फ्रेश चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और जैसे फल भी लाते हैं, सब्जियां भी लाते हैं, धान भी लाते हैं, तो उनको धो करके, अच्छे से धो करके उनका उपयोग धो करके, क्योंकि कीटनाशकों का उपयोग वर्तमान में बढ़ रहा है। और एक बात जो आई थी कि रात को सोते समय नाक में अणु तेल या फिर गाय के घी की 2 बूंद, गाय के घी की, देसी गाय के घी की 2 बूंद डाल सकते हैं या अणु तेल डाल सकते हैं। ये भी नियम अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो ये भी ज़्यादा अच्छा है। इससे बहुत सारे फ़ायदे आपको बताए थे।
तो इसका भी आप नियमित रूप से उपयोग करें। कुल मिला के हमारी ज़िंदगी संयमित होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है इस दुनिया में जो भी बड़ी कंपनियां हैं उन सबके पीछे क्या लिखा हुआ रहता है? प्राइवेट लिमिटेड। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सबके पीछे क्या लिखा होता है? प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका मतलब यही है कि अगर ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो अपने जीवन में संयम और नियम को जरूर अंगीकार कर करके रखना चाहिए। जीवन में बड़ा बनना है तो नियम और संयम, इन दो बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो 7 सूत्र है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर रिलैक्सेशन, प्रॉपर थिंकिंग और प्रॉपर लाइफ स्टाइल, ये 7 सूत्र हम अगर ध्यान में रखेंगे तो मानकर चलिए हमारी ज़िंदगी बहुत ही आरामदायी, सुखदायी, स्वास्थ्यदायी और प्रसन्नता से भरी हुई रहेगी। सबके लिए बहुत बहुत दुआएं और शुभकामनाएं।